एंगल, मैं आपको भी बनाकर दिखा दूँगा। The angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. तो डायग्राम देखिएगा इसका जरा। आपने इस वाले पॉइंट को बोल दिया B, इस वाले पॉइंट को बोल दिया A, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन O, ये बोल दिया। अब डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब एफएस मैक्स से एक चीज़ समझ में आती होगी, अप्लाइड फोर्स को एफ ना बोलकर B बोल दिया। एफएस मैक्स से एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो ब्लॉक है ना, इसने जस्ट अभी स्लाइड करना शुरू करा। एफएस मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वाला फ्रिक्शन होता है जहाँ पर कोई भी ब्लॉक जो है या कोई भी बॉडी जो है वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है। अगर वो स्लाइड नहीं कर रही है तो वो एफएस कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी तब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। अच्छा, डेफिनेशन ये कहती है द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको आप बोलते हैं, तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, वही पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इससे नॉर्मल रिएक्शन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया। और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा इसका रिजल्टेंट बन गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट ऑफ एफएस मैक्स, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल which the resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए? रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन क्या है, एडिशन को ही रिजल्टेंट होता है। और ऐड कैसे करे जाते हैं वेक्टर्स? जैसे एक वेक्टर ये है आर ऊपर की तरफ, एक एफएस मैक्स इस तरफ है, ठीक। तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? आर से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली एफएस मैक्स के, और एफएस मैक्स से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली आर के। दोनों जहाँ मिलेंगे उनको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, तो वो रिजल्टेंट बन गया। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं इस थीटा को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई 90 डिग्री तो यही है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बराबर वाली साइड बेस। तो क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को हमने BC बोल दिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन 2B। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन 2B। और ये जो BC है यही तो OA है, देखिएगा OA और OB तो OB है। tan थीटा इज इक्वल टू OA, तो OA कितना है एफएस मैक्स, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो, ठीक है। और OB कितना है नॉर्मल रिएक्शन,
दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा है, बट एफ एस मैक्स अपॉन आर, एफ एस मैक्स अपॉन आर क्या होता है? ये म्यू एस होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस बस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। समझ गए? ठीक है, नहीं समझे भाई? tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन आर, ये तो समझ में आ गया होगा। और हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और फिर हमने ये कहा था कि एफ एस मैक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं, तो क्या रहता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू आर। तो म्यू एस क्या हो गया? एफ एस मैक्स अपॉन आर, ये हो गया म्यू एस। तो ये एफ एस मैक्स अपॉन आर जो है, इसकी जगह मैंने म्यू एस लिख दिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो tan थीटा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। देखिएगा एंगल ऑफ रिपोज कहाँ पर निकाला जाता है। जैसे कि फ्रिक्शन तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा ना, जहाँ पर प्लेन फील्ड होगा या प्लेन ग्राउंड होगा, उस पर हम कहेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन वहाँ बनेगा। अब फ्रिक्शन वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कोई चीज़ इंक्लाइंड प्लेन पर है। इंक्लाइंड प्लेन पर कई बार में ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब फोर्स लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ अपने आप ही स्लाइड करते हुए नीचे आ जाती है। तो एंगल ऑफ रिपोज कहाँ बनेगा ये देखिएगा। अभी हम इसमें भी प्रूव करके देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम ही होती है, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि जब प्लेन हमारा इंक्लाइंड बना हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब भी कभी कोई इस तरीके से रखा रहता है इंक्लाइंड प्लेन पर, वो सीधा रखा हुआ हो, प्लेन किसी प्लेन ग्राउंड पर रखा हुआ हो या इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ हो, जो उसका वेट है ना वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट करता है। तो इसका जो वेट है, इसका वेट क्या है, ऐसे ही एक्ट करेगा। वेट W लिखो या mg लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी से वेट आता है। तो वेट तो इसका नीचे इस तरीके से एक्ट करेगा। उसके बाद जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिएगा एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। मतलब अब आप ये सोचिए कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये ऐसे ही प्लेन ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ था। हमने थोड़ा इसको उठाना शुरू करा। हमने कहा कि हम इसको उस इंस्टेंट तक उठाएंगे जब ये जस्ट खिसकना शुरू करेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ ऐसे सीधी रखी हुई है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो गिरेगा नहीं कहीं, लेकिन धीरे धीरे आपने उठाना शुरू करा तो वो धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करेगा। तो वो एंगल, जिस एंगल पर ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, जिस पर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना बिगिन कर दे, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो उसको हमने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं आगे ये आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो फाई है ना और थीटा है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों सेम ही होते हैं। आगे ये दिखाने वाला हूँ, लेकिन दोनों अभी के लिए अलग अलग है, इसलिए मैंने उसको फाई ले लिया। फाई भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ऐसे फाई भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो ये फाई हो गया। फाई ऐसे बनाया जाता है कि जीरो बनाकर थीटा को तो ऐसे इस तरह से काटते हैं हॉरिजॉन्टली, और जो फाई है फाई को ऐसे वर्टिकली काटते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, ठीक है ना। तो थीटा तो ऐसे काटते हैं जीरो को, और इसको ऐसे काटते हैं वर्टिकली काटते हैं, उसको और जाते हैं।
इसको कहते हैं फाई। ठीक, अब सुनिए, अब हमने ये कहा कि एक ना रूल होता है, एक रूल होता है, उसको चाहे ना जो आपकी नोटबुक है या नोट्स है उस पर ऊपर की तरफ जो स्ट्रिप है खाली जो रहती है उस पर लिख लो, ये लिखिएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन their perpendiculars. Angle between two lines is the angle between their perpendiculars. तो दो लाइन्स के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो उन दोनों लाइन्स पर अगर कोई परपेंडिकुलर्स हैं तो उनके बीच में भी वही सेम एंगल बनेगा। तो ये चीज़ मैं अब आपको इस वजह से बता रहा हूँ, हमने ये कहा कि भाई ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक नीचे भी खींच लिया परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट इसके अपोजिट। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, इसको तो मैंने आर से रिप्रेजेंट करा। उसके बाद देखिएगा एक तो ये वाला हो गया, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है एम जी वाली, तो एम जी इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, दिखाई दे, ठीक है। इस लाइन पर एम जी क्या है परपेंडिकुलर और इस लाइन पर ये वाली लाइन क्या है परपेंडिकुलर। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाई है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल फाई ही बनेगा, समझ गए, ठीक है। कोई भी दो लाइंस हैं, उन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनता है। ये रूल क्लियर, ठीक है। इसको ना जो आपने 9th क्लास में वो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल वो करा था उसको करके हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 11th क्लास में आ गए हो तो मैंने सीधा रूल लिखवा दिया, बस याद रखिए। अच्छा, अब अगर एम जी ये है तो फाई इधर एंगल बन रहा है तो इसके साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या कहलाएगा, एम जी कॉस फाई। भाई साथ वाला कॉम्पोनेंट, एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस होता है और ये इस तरफ जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर एम जी कॉस फाई के, अब एम जी कॉस फाई के परपेंडिकुलर तो देखिए दो चीज़ें होंगी, एम जी कॉस फाई के परपेंडिकुलर ये भी होगा, एम जी कॉस फाई के परपेंडिकुलर ये भी होगा। लेकिन हमें कौन सा वाला लेना है, हमें ये वाला लेना है क्योंकि एम जी इस तरफ डायरेक्टेड है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। तो एम जी कॉस फाई पर दो परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं, एम जी कॉस फाई ये है, कॉस फाई तो समझ में आ गया ना, फाई के साथ वाला एंगल। तो एम जी कॉस फाई पर एक परपेंडिकुलर ये बन रहा है तो क्या मैं इसको एम जी साइन फाई बोलूँ, लेकिन नहीं भाई एम जी किस तरफ डायरेक्टेड है, अगर एम जी इस तरफ डायरेक्टेड होता है ना तो एम जी साइन फाई इधर ले लेते हैं, एम जी इधर है तो इधर एम जी की साइड वाले ही कॉम्पोनेंट को लेंगे, यानी कि ये हो गया एम जी साइन फाई। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बता दो वो जो ऊपर वाला एरो है वो क्या कर रहा है, ऊपर वाला एरो क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि ये जो ब्लॉक है ये जस्ट खिसकना शुरू हुआ है तो वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एफ एस मैक्स क्या रहेगा वो, जैसे यहाँ पर था ना ये एफ एस मैक्स, वैसे ही इधर एफ एस मैक्स इस तरफ होगा, एफ एस मैक्स। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को सर? हाँ जी सर, ये जो एंगल बना ये दोनों परपेंडिकुलर से बना है, हाँ एम जी है वो परपेंडिकुलर है उसका, देखिए एम जी है ना, एम जी पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो ये वाली सरफेस है इस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच में भी फाई ही बनेगा। जो दो लाइंस के बीच में एंगल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 80 डिग्री एंगल बन रहा है, तो मैंने कहा इसका एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये बना दिया, और इस पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये बना दिया, तो भाई इन दोनों के बीच में भी एंगल 80 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये आप बस याद रखिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे देखिएगा क्या है, इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम दैट एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। एफ एस मैक्स जो है ये एफ एस मैक्स किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन फाई को। यहाँ लिखें एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन फाई और आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालेंगे, जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा करके निकाला,
ये भी tan phi करके निकाल लेंगे। अब tan phi के लिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, mg से mg कट जाएगा, sin phi अपॉन cos phi tan phi बन जाएगा। तो वही कर रखा है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 fs max अपॉन r एफ एस मैक्स अपॉन आर अभी अभी देखा था म्यू एस के इक्वल है, तो म्यू एस इज इक्वल टू tan phi, ये हो गया। Thus the coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of repose। म्यू एस tan phi के भी इक्वल है, म्यू एस tan थीटा के भी इक्वल है, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये दो डायग्राम्स बनाकर आपको समझाना होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो एक्सप्लेन करो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो एक्सप्लेन करो, एंड हेंस प्रूव दैट दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये बताओ। ठीक है, अभी पेज नंबर 37 पर आ जाइए, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, तो अब स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे। तो अब हम किस चीज़ पर आ रहे हैं? अभी तक हमने जो दोनों केसेस देखे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और एंगल ऑफ रिपोज का, तो दोनों ही केसेस में हमने देखा कि बॉडी ने ना जस्ट खिसकना शुरू करा, जस्ट स्लाइड करना शुरू करा। अब हम ये देख रहे हैं कि बॉडी मोशन में आ गई। तो बॉडी जब मोशन में आ रही है तब भी लगातार एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसका अपोज कर रहा है। और ये इसका सबसे अच्छा प्रूफ क्या है, आप अगर अपना स्कूटर चला रहे हैं तो स्कूटर की जो आप स्पीड देते हैं, स्पीड देना बंद कर दो, ब्रेक मत लगाओ, आप स्पीड देना बंद कर दो। इसका मतलब अब स्कूटर पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। ठीक, अब वो चल रहा है अपनी इनर्शिया की वजह से, धीरे 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 चल रहा है, फाइनली वो धीरे धीरे रुक जाएगा। रुक क्यों रहा है? क्योंकि एक कंटिन्यूसली अपोजिंग फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो पहली बात तो ये है कि फिर वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर वो चल रहा है तो वही फिर वो रुक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई भी बॉडी एक सरफेस के ऊपर खिसकना शुरू करती है, स्लाइड करना शुरू करती है, तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करती है उसको हम बोल देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक कोई रोल यानी कि एक कोई व्हील जो है, जब वो लगातार ग्राउंड पर गोल 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 घूमता है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो दूसरा फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद जो है ना, ये हेडिंग डाल रखी है, ये हेडिंग भी है और क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन हाउ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ये जरा प्रूव करके दिखाइएगा। ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए।
चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन अ व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द सर्फेसेस एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। तो जब एक व्हील जो है वो दूसरे सरफेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब वो रोल करता है द सर्फेसेस एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। तो जो कॉन्टैक्ट में सर्फेसेस होती हैं तो जैसे स्लाइडिंग में क्या है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई चीज़ खिसकती भी जा रही है तो वो उसको रब करती भी जाएगी, घिसती भी जाएगी, ठीक है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि व्हील ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जाएगा, तो घूमता हुआ जाएगा तो वो घिसेगा नहीं, वो रब नहीं करेगा उसको। तो पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट देखिए द रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ मामूली सा करेगा, उससे बहुत कम करेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो पूरा का पूरा सरफेस ही रब करेगा, है ना। और उसमें क्या है कि उसमें बहुत हल्का सा टच करके जाएगा, क्योंकि रब करने का मतलब है कि घिसता हुआ जाए। अगर टायर जो है वो ग्राउंड की सरफेस पर घिसेगा तो टायर घूमेगा कैसे, है ना, तो वो घूमेगा नहीं। हाँ इतना जरूर मानता हूँ कि शायद बहुत मामूली सा ब्रेक मारते हुए हल्का हल्का बहुत हल्का सा वो घिसेगा जरूर। हाँ इतना है, बहुत स्पीड पर आ रहा है और बहुत तेज ब्रेक लगा है तो कुछ ज़्यादा नहीं घिसेगा। तो नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है, क्योंकि स्लाइडिंग में लगातार वो स्लाइडिंग चलती है और रोलिंग में स्लाइडिंग ना के बराबर है। दूसरा पॉइंट देखिए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज जीरो इफ देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज ज़ीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि व्हील है वो रोटेट कर रहा है और ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से रेस्ट में है, ठीक है। तो जब व्हील रोटेट कर रहा है और ग्राउंड रेस्ट में है तो इन्होंने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि ये व्हील है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो हमने ये कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कुछ वेलोसिटी है और ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड की कुछ वेलोसिटी है। तो हम ये कहेंगे जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो रुका हुआ ही है ना, ग्राउंड की वेलोसिटी जो है वो तो ज़ीरो हो गई, तो इसको वी भी बोल दिया तो ये ज़ीरो हो गया। और जो ये है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी टायर का जो सरफेस है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, क्या वो उसको घिसकर निकल रहा है। ये कहेंगे कि इफ़ देयर इज़ नो स्लिपिंग, लिखा है इसको लास्ट में, इफ़ देयर इज़ नो स्लिपिंग, तो स्लिपिंग नहीं है जरा सी भी, स्लिपिंग नहीं है तो भाई वो टच करके जा रहा है, वो टच करके जा रहा है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि वो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ बनेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ डेवलप ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी कब डेवलप होगी जब हम ये कहेंगे कि एक सरफेस ऐसे जा रही है दूसरी सरफेस रब करते हुए ऐसे जा रही है। तो इसका मान लीजिए वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 7 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 7 - 2 तो रिलेटिव वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पर घिस नहीं रहा है बिल्कुल भी, जस्ट टच करके जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ लिखा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज ज़ीरो इफ़ देयर इज़ नो स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग नहीं है तो ज़ीरो।
समझ गए? सेकंड देखिए, देयर इज नो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन इन सच एन आइडियल सिचुएशन। तो ऐसी आइडियल सिचुएशन में किसी भी तरीके का कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी और किसी भी तरीके की कोई भी, जब स्लाइडिंग नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखें, वी नीड टू ओवरकम रोलिंग फ्रिक्शन ओनली विच इज़ मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमें सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन से ओवरकम करना पड़ेगा जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको इसमें नोट करने थे। इसके बाद में जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉस देखे थे, ऐसे ही रोलिंग फ्रिक्शन के लॉस देखे। पहला देखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला जो लॉ है, ये वाला तो सेम है जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में था। स्टैटिक फ्रिक्शन में भी यही था कि फोर्स ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड देखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर और व्हील। ठीक है, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं बताऊंगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर और व्हील। तो क्या है कि अगर हमारे पास ये व्हील है और व्हील का रेडियस जो है वो स्मॉल आर दे रखा है। ठीक है, व्हील का रेडियस अगर हमको स्मॉल आर दे रखा है तो रोलिंग फ्रिक्शन एफ स्मॉल आर बोलते हैं इसको। ये इस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जो बता दिया जाता है कि भाई ये चीज़ इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये लॉज होते हैं और ये ऑब्जर्वेशन करके पता चलता है लॉज का। ऑब्जर्व करा गया, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करेगा, ये ऑब्जर्व करा गया। जैसे ये देखा गया कि चेंज इन मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ऑब्जर्व करा गया, ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी गई। कैसे ऑब्जर्व करी गई? अब देखिएगा कि हम अगर मान लीजिए कोई स्कूटर लेते हैं, तो स्कूटर में अगर हमने देखा कि एक पावर है, पर्टिकुलर कोई क्यूबिक कैपेसिटी है, कोई वॉल्यूम है उसके इंजन की, तो हमने कहा कि ज़्यादातर जो स्कूटर है वो 100 सीसी के आते हैं या 110 सीसी के आते हैं। सीसी का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो वो वॉल्यूम किस चीज़ का है? वो जो इंजन बना रहता है, बाइक में तो इंजन दिखाई देता है साफ, है ना? ऐसे ही स्कूटर है, स्कूटर का जो पूरा ढक्कन होता है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो उसको पूरा खोल देते हैं तो उसके अंदर भी उतनी साइज़ का इंजन रखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या होता है? अरे भाई उसके अंदर जो क्यूबिक कैपेसिटी है मतलब उसके अंदर इतना फ्यूल आ जाएगा, इंजन के अंदर इतना फ्यूल आ जाएगा, इतना फ्यूल जाता है और हम बटन दबाते हैं तो वो स्पार्क प्लग होता है ना, तो उसमें चिंगारी मारता है। चिंगारी मारने का मतलब है उसके अंदर आग चल जाती है। तो कोई भी इंजन हो, चाहे बाइक का हो, चाहे कार का हो, चाहे स्कूटर का हो, तो स्कूटर पर भी अगर हम जा रहे हैं तो हम आग पर बैठ कर जा रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंजन के अंदर आग जलती है। इसीलिए अगर आप मतलब अगर पढ़ेंगे उसके बारे में, या अगर कोई आप स्कूटर खरीदेंगे या बाइक खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे बुकलेट में लिखा रहता है कि आईसी इंजन। आईसी इंजन का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनली आग लगती है उसमें, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो अब आप ये देखिएगा कि आप अगर स्कूटर लेते हैं, मान लीजिए स्कूटर आपने 110 सीसी का ले लिया, ये होंडा का एक्टिवा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो 110 सीसी का आता है। 110 सीसी की बाइक्स भी आती हैं, स्प्लेंडर वगैरह लेके आती हैं। तो हम ये देखते हैं बाइक तो बड़ा अच्छा एवरेज दे रही है ना। बाइक तो 70 किलोमीटर चल जाती है, 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर भी चल जाती है। ये स्कूटर तो 40 पर थक जाता है बिल्कुल। ठीक है, बार बार पेट्रोल डलवाते रहो इसमें। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न यही है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि स्कूटर जो है जब चल रहा है तो पहिया घूम रहा है उसका, तो इसका मतलब वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। पहिया घिसता हुआ तो नहीं जा रहा, किसी का स्कूटर ऐसा हो तो रगड़ता हुआ आता है ना।
सब रोल करते हुए ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ काम करेगा। तो जितना रेडियस कम होगा उतना ही रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हील का रेडियस, तो स्कूटर का पहिया देखा ना इतना सा होता है, बाइक का पहिया देखा इतना बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइक का जो व्हील है उसका रेडियस ज़्यादा है तो रोलिंग फ्रिक्शन कम काम करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन कम काम करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा चलेगा। फ्रिक्शन क्या करता है? स्टॉपिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, किसी भी चीज़ को रोकती है वो फोर्स। तो इसलिए बाइक को आप स्पीड दो 40 किलोमीटर पर आवर पर, आप कॉन्स्टेंटली बाइक को चलाओ 40 किलोमीटर पर आवर पर, कॉन्स्टेंटली आप स्कूटर को चलाओ। और दोनों जो ड्राइवर्स हैं वो साथ साथ ये डिसाइड कर लो कि ना तो मैं ब्रेक लगाऊंगा भाई, तू भी ब्रेक मत लगाइए। तो बाइक थोड़ा ज़्यादा आगे तक चलेगी, स्कूटर जल्दी रुक जाएगा। ब्रेक किसी ने नहीं लगा रखे, उसका रीज़न ये है कि स्कूटर का व्हील का रेडियस कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर ज़्यादा लग रही है। और बाइक का रेडियस ज़्यादा है, जो व्हील है वो बड़ा है, रेडियस ज़्यादा है, तो कम फोर्स है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि वो तो दोनों सेम स्पीड से कर वो दोनों से मैं वही बता रहा हूँ, जो ऑब्जर्वेटरी है, ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखी गई। और इसी वजह से आप ये देखिएगा कि 100 सीसी की वो स्प्लेंडर बाइक आती है और 350-500 सीसी तक की बुलेट आती है। बुलेट भी बहुत ज़्यादा कम है, माइलेज नहीं देती, स्कूटर जितना ही दे देती है, 35-40 का माइलेज दे देती है। और रीज़न यही है, उसके टायर और ज़्यादा बड़े होते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा छोटी हाइट का बंदा अगर बुलेट पर बैठेगा तो नहीं बैठ पाएगा। और अगर बैठते हैं तो वो भी अलग तरीके की आजकल बुलेट आ रही है, गहरी सीट वाली, तो पैर आ जाते हैं उसमें नीचे, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जिसका व्हील बड़ा होगा वो ज़्यादा माइलेज देगी। ज़्यादा माइलेज क्यों देगी? क्योंकि उसका रेडियस रोलिंग फ्रिक्शन है उस पर कम है, लेकिन वेट ज़्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पर इंजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं है कि 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगा। कोई कोई ट्रक ऐसे भी होते हैं कि कितने लीटर डीजल में 1 किलोमीटर चलेगा, समझ गए? उल्टा जैसे होता है ना कि 1 लीटर डीजल में कोई, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह ये कार्स आती हैं 8 किलोमीटर चलती हैं, 9 किलोमीटर चलती हैं, 10 भी नहीं चलती। तो ट्रक कितना चलता होगा? 1 या 2 किलोमीटर बस 1 लीटर डीजल में, ठीक है ना। तो ट्रक चलाना बड़ा महंगा है। और कई बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिसमें आपने देखा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लद कर जा रही हैं उसमें, ये लंबे लंबे ट्रक, ये पूरी सड़क ही घेर लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो पता चला 2 या 3 लीटर पेट्रोल डीजल में वो 1 ही किलोमीटर चल रहा है। उसकी उल्टी कहानी है कि भाई कितने लीटर में कितना 1 किलोमीटर चलेगा ये बता दो। तो बड़ा महंगा होता है। और कभी आप देखना जो हाईवेज़ पर जो पेट्रोल पंप होते हैं उसमें अगर ट्रक अगर डीजल डलवा रहा है ना, तो वहाँ पर वो कार वाला भी लगाएगा ही नहीं, उसको पता है आधे घंटे में इसको भरा जाएगा। उसकी पता चला कि 200-300 लीटर की टंकी है और पता चला कि भरे ही जा रहा है, बंदा खड़ा हुआ है पीछे, बुरा हाल हो गया उसका गर्मी में, ठीक है ना। और पता चला पीछे कोई स्कूटी वाला खड़ा हुआ है तो वो और दुखी, भाई मेरे को 2 लीटर पेट्रोल लेना है ना, यहाँ 200 लीटर का वेट करना पड़ रहा है। तो ये होता है उसमें। चलिए, ये तो दूसरा रूल था, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कंबाइनिंग टू लॉस वी गेट। अगर हम इन 2 लॉस को कंबाइन करते हैं, एफ आर डायरेक्टली कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये हो गया। और फिर ये कहेंगे भाई यहाँ से दोनों को कंबाइन करा तो एफ आर जो है रोलिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रोटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और रेडियस ऑफ द व्हील के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, ये भी है। एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये हो गया। हियर म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इतना होता है 2 लॉस के बेसिस पे, ठीक है जी। उसके बाद जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है। हाँ जी, determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary. Given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15, take g is equal to 10 meter per second square. Determine the maximum acceleration of the train, ठीक है। अब देखिएगा, ट्रेन का कोई कोच है, वैगन है, और उसमें
बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सोचिए कि ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन का कोई कोच है, उसके अंदर बॉक्स रखा हुआ है और ट्रेन अचानक से बड़ी तेज स्पीड से चलने लगती है, तो ऐसा नहीं होता उस पर रखा हुआ सामान जो है वो खिसक कर पीछे जाने लगता है, ठीक है। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उसको रोक नहीं पाया, ठीक है, और ट्रेन जो है वो आगे जा रही है और वो खिसक के पीछे जा रहा है, ऐसा होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसी पर ये क्वेश्चन है, डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। मुझे ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है। तो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, हमने मान लिया एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अच्छा, इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन के फ्लोर में और इसमें कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन US is equal to 0.15 और G की वैल्यू उन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनको G की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे ये देखना है कि ये जो हमारा फ्रिक्शन वाला फोर्स है, फ्रिक्शन वाला फोर्स है Fs max ये कितना हो जाएगा कि वो स्लाइड ना करे। Fs max पर तो क्या होता है, Fx max पर वो जस्ट स्लाइड करना शुरू होगा, तो Fs max ही वो मैक्सिमम फोर्स होगा जिस मैक्सिमम फोर्स से अगर ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो वो रुका रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने Fs max मान लीजिए 10 न्यूटन है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 10 न्यूटन से जरा सा अगर बढ़ गया ना आगे, तो भाई फिर ये खिसक कर पीछे चला जाए, क्योंकि 10 न्यूटन पर ये एग्जैक्टली जरा सा खिसकना शुरू करेगा, तो वो लिमिटिंग फोर्स हो जाएगी बस कि भाई ये लास्ट लिमिट है। इससे ऊपर अगर फोर्स हुई तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये भाग जाएगा, इसीलिए उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इसका जो वेट है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, बॉक्स का mg, नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। अभी देखा था Fs max क्या होता है, ds into r, ठीक है। तो Fs max ds into r। अच्छा, अब मास में देखो इसका पता नहीं, कोई बात नहीं, न्यूएस कितना है 0.15 और जी आर कितना है m इंटू जी, एक दूसरे को बैलेंस करे हुए, समझ गए ना। आर इज इक्वल टू एम जी, ये तो पता है ना, क्योंकि अगर आर एम जी से बड़ा हो जाएगा तो ये बॉक्स जो है बड़ा बड़ा ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। और अगर एम जी आर से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये इसकी जो फ्लोर है इसको तोड़कर नीचे चला जाएगा, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रुका हुआ, ठीक है। एम जी, तो एम इंटू जी कितना है 10, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 इंटू एम न्यूटन। ये लास्ट लिमिट है, Fs max का मतलब ये लास्ट लिमिट है कि जिस इतनी अगर फोर्स लग जाए ना इस डायरेक्शन में तो रुका रहेगा, नहीं तो खिसक जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तो हम ये कहेंगे तो मैक्सिमम फोर्स नहीं है, समझ में बच्चे का मैक्सिमम फोर्स। फिर ये थोड़ी तो परेशान है। अच्छा 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 अच्छा, वो मतलब 2 तारीख के बाद स्कूल खुलेगा ना, 5 को 5 को खुल रहा है। दो को फ्राइडे अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये सही है, मज़ा आया आपको। वो कब है, मंडे को। इसके तो दर्द का तो हाँ? नहीं है। अभी इसके बाद जो सैटरडे होगा तो तब तक तो बीच में मतलब टाइम हो जाएगा। तो कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके फायदे के लिए, मैक्सिमम फोर्स तुम्हारी क्लास में बच्चे कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्या? हाँ? है ज़्यादा इंटेलिजेंट?
के हिसाब से इसके हिसाब से ये क्लॉथ सर अब वो इंटर्नशिप नहीं अब तो किसी को कहेंगे आपकी बात सही थी ना जो 11th क्लास में ऐसा ही हुआ था। मतलब मैं जब मैं अपना भी देखता हूँ तो हम ये देखते थे कि ज़्यादातर सारे बच्चे एक जैसे ही थे। सर जब तो टॉपर डांट जो है ना वो थोड़ा सा हाँ लिमिट में पड़ती थी, बहुत ज़्यादा डांट नहीं पड़ती थी। ये सारी ऐसे थे। जो टॉपर था वो भी ऐसे हो गया आपने कहा था 10th तक ही रहते 11th में कुछ अलग ही हो जाता है। चलिए, मैक्सिमम फोर्स विद विच ट्रेन कैन मूव with which train can move is equal to Fs max is equal to Fs max। अब भाई ट्रेन भी जिस स्पीड से चलेगी उसी स्पीड से तो ये बॉक्स भी चलेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे is equal to m into a और Fs max हमने कितना निकाला 1.5 into m into a, m से m कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताता हूँ। देखिए है क्या, ये हम ये चाहते हैं कि जिस स्पीड से या जिस फोर्स से ट्रेन चल रही है ना उसी फोर्स से ये बॉक्स भी चलता रहे, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आखिरी लिमिट है कि ये बॉक्स रुका रहेगा नहीं यहाँ पर, नहीं तो क्या होगा ये बॉक्स जो है पीछे खिसकना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि लास्ट फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन लास्ट कितनी फोर्स लगा सकता है। तो Fs max वो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से कि फ्रिक्शन लास्ट 1.5 into m इतनी न्यूटन की फोर्स लगा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ट्रेन भी ना अगर इतनी ही फोर्स से आगे चलेगी तो वो रुका रहेगा, नहीं तो खिसक जाएगा। रुका रहेगा मतलब इस फ्लोर पर रुका रहेगा, ट्रेन के साथ चलता रहेगा। तो हम ये कहेंगे हम ज़्यादा ही कर रहा है कभी इधर चलो कोई नहीं। तो m into a हमने कहा कि जो ये बॉक्स है इस बॉक्स पर भी m into a यही फोर्स लगेगी। ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करे तो एम ए इज इक्वल टू 1.5 है, तो एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन अगर हो गया तो ठीक है, बॉक्स पीछे स्लाइड नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर? अगला देखिएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ द coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04। पूरी लगी हुई है। गलत बना दिया, यहाँ पर व्हील लगेगा। What is the acceleration of the block and the trolley system shown in figure? मेरे को acceleration निकालना है। ट्रॉली का भी acceleration ये होगा, इसका भी acceleration ये होगा, ये निकालना है, ठीक है। If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, ठीक है। तो 0.04 जो है वो coefficient of kinetic friction है। अच्छा, what is the tension in the string? तो tension in the string वो भी निकाल लेंगे। तो ये 30 न्यूटन है, ये भी थी। तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।
ये ले जाना आपके साथ, एक्स्ट्रा थे ये ले जाना। हाँ, बस ये इसे नीचे कर देना लेके आएगा। नहीं बैठ के साथ थोड़े लेके आएगा